हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बेटा आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 247 स्कूल में। तो दोस्तों अभी तक हम लोग वेक्टर के साथ लेक्चर कर चुके हम लोग। तो बेटा 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है मैं एक बार को आपको रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। पिछले 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की एडिटिव प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, जो उसका ट्रायंगुलर लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, वो चीज़ें क्या होती हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा हम सभी ने सीख ली है। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, हमने कोलिनियर वेक्टर भी पढ़ा है, ठीक है। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है। तो हम सभी लोगों ने पिछले 7 लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा हमने वेक्टर को किया है, ठीक है। तो आज हमारा ये वेक्टर का सबसे आखिरी लेक्चर है जिसमें हम सभी लोग डिस्कशन करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की, जिसमें बेटा हम सभी लोग डिस्कशन करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 10.4 तक आपको मैंने डिस्कशन किया था भैया, एक्सरसाइज 10.4 तक। तो आज मैं सबसे पहला काम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में, मैं कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करा दूंगा। जो एग्जाम्पल्स ढंग के हैं मैं आपको एक बार को उनका ओवरव्यू दे दूंगा, और जो क्वेश्चन मिसलेनियस में जहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है मैं उन पॉइंट्स का डिस्कशन आपको कर दूंगा। और बाकी सारा काम क्या करना है यार, बाकी सारा काम दोस्त आपको करना पड़ेगा, बाकी सारा काम भैया आपको करना पड़ेगा, और एक एक क्वेश्चन करके मुझे बताना पड़ेगा, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ भैया आपने उन सब चीज़ों को किया है। तो यार 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करके हम देखो यहाँ पर चलते हैं। पहला क्या है, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन। यार अगर कोई भी वेक्टर सोचो कि अगर एक्स और वाई प्लेन में होगा, ठीक है, कभी भी ऐसा बोला जाए तो बस तुम्हें इतना सा करना है, बस तुम्हें इतना सा करना है कि जैसे मान लो अगर मैं इसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। और यार तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सारे के सारे वेक्टर चाहिए एक्स वाई प्लेन में। तो उसको लिखने का तरीका ये होता भैया, आर वेक्टर, जैसे मान लो कि ये आर वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आर वेक्टर है, ठीक है, जो भी ये वेक्टर है इसे बस आराम से लिख लो कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है, प्लस साइन थीटा जे कैप। इसको तुम आराम से ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जब इसका मॉड ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है यार, हमेशा 1 होता है। तो तुम आराम से कोई भी वेक्टर इसको मान सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो तुम्हारी मर्जी हो उसको मान लेना, ठीक है, और ये चीज़ आप कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। मैं आपको मेथड्स बताते जाऊंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करवाया हूँगा पहले लेक्चर्स में, लास्ट वाले लेक्चर्स में, मैं उन चीज़ों को बेटा थोड़ा सा रिकॉल करा के मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पर देखो क्या गिवन है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यार 4 पॉइंट है, इनके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी एंड सी डी। पहला काम तो ये करना है कि ए बी और सी डी वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है। उसके बाद क्या चीज़ बतानी है भैया, उसके बाद ये बताना है कि ये बताओ कि ए बी और जो सी डी है क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। यार आराम से देखो किसके बीच का एंगल निकालना है, ए बी और सी डी का। तो यार ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ए बी वेक्टर हो जाएगा भैया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके सामने क्या गिवन है, ये वाला है तुम्हारा ए वेक्टर, ठीक है, और ये वाला है यार तुम्हारा बी वेक्टर, और ये वाली चीज़ है तुम्हारा सी वेक्टर, ठीक है, और इतना जो लिखा है तुम्हारा है डी वेक्टर, ये चीज़, ठीक है। यार ये चीज़ है। अब तुम यहाँ से आराम से तुम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अगर करोगे तो तुम्हारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो बी वेक्टर क्या है भैया, 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, प्लस क्या है, हाँ 5j कैप है, ठीक है, उसके आगे प्लस नहीं है, हाँ उसके आगे प्लस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5j कैप, ठीक है, माइनस
ए वेक्टर कितना है भैया, एक बार आप एनसीईआरटी खोल के ये चीजें जरूर देख लेना। आई कैप उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। बस मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि ये आखिरकार होगा कैसे। तो यार यहां से तुम्हारे पास देखो ए बी वेक्टर आ जाएगा आराम से। तो 2 माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i माइनस आई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। 5j माइनस जे कितना हो जाएगा यार, 4j वेक्टर हो जाएगा, और माइनस का k वेक्टर आ जाएगा ए बी वेक्टर। बताओ ये चीज यार क्लियर है एकदम, ये चीज एकदम क्लियर है, बताओ मुझे। और इसके बाद यार तुम्हें क्या निकालना है भैया, उसके बाद तुम्हें सी डी वेक्टर निकालना है यार। यहां से सी डी वेक्टर तुम आराम से डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर करके निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो ना। तो डी वेक्टर यहां पर आपको क्या गिवन है भैया, आई कैप माइनस 6j कैप माइनस का k कैप माइनस, और यार सी वेक्टर आपको क्या गिवन है यहां पर देखो, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। तो यार यहां से आप आराम से सी डी वेक्टर निकाल सकते हो कि नहीं, मुझे बताओ। आई माइनस आई 0 हो जाएगा, और 6j माइनस 2j कितना हो जाएगा भैया, माइनस 8j हो जाएगा, और माइनस के प्लस 3k ये कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होगे। तो यहां से यार सी डी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया भैया, ये वाला आ गया। अब यार आपको क्या करना है, अब आपको इनके बीच का एंगल निकालना है यार। आपने डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको सिखा रखा है भैया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हो। ऑलवेज अप्लाई कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर और मॉड ऑफ सी डी वेक्टर। यार बस अब सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, और ए बी डॉट सी डी निकालना आपको आता है, क्योंकि बेटा कई सारे लेक्चर्स में मैं आपको सिखा चुका हूँ। और मॉड ऑफ ए बी भी आराम से निकाल सकते हो, मॉड ऑफ सी डी भी आराम से निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास यहाँ से डायरेक्टली देखो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास बेटा कॉस थीटा आ जाएगा तो आप इनके बीच का एंगल आप आराम से बता सकते हो। तो यार इसको एक बार खुद से जरूर करना। मैंने आपको इसका कंसेप्ट बेटा अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, ऑलवेज यूज कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी डॉट सी डी अपॉन जो भी वेक्टर का निकालना है जिनके बीच का, उनका ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले लो और नीचे उन्हीं का मॉड ले लो, ठीक है। तो यार वहां से हमारे पास डायरेक्टली एंगल आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये तो हो गया यार। और उसके बाद ये बताना है कि ए बी और सी डी कोलिनियर है या नहीं है। यार आराम से बताओ मुझे, ए बी और सी डी की कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए कितने मेथड होते हैं मुझे बताओ। यार कोलिनियर प्रूव करने के ना मैंने आपको कई सारे मेथड सिखा रखे हैं, है ना। आई थिंक आपने अगर मेरे से इसके पहले पढ़ा होगा कि कोलिनियरिटी प्रूव करने के कितने तरीके होते हैं, तो मैंने बेटा बहुत सारे तरीके आपको कोलिनियरिटी प्रूव करने के बता रखे हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका होता है कि डिस्टेंस वाला। जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है और बी है और ये सी है, ये तीनों पॉइंट को ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर हैं। तो बस सिर्फ इतना सा काम कर लो कि ए बी निकाल लो प्लस बी सी निकाल लो इज इक्वल्स टू ए ऑफ सी। यार जो डिस्टेंस ये वाली है और ये वाली डिस्टेंस दोनों को ऐड करके ए सी आ जाए, अगर ये चीज़ आ जाती है भैया तो बोल दोगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। इजी है यार। और दूसरा काम भैया यहाँ पर आप आराम से और क्या कर सकते हो, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस बी सी अगर ये 0 आ जाता है, यार इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और बी सी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है भैया, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ बी सी साइन थीटा आएगा। तो यार अगर ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 होने का मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। अच्छा तीसरा मेथड क्या होता है दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करने का। यार जो ये वाला वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर, जो ये वाला वेक्टर है, इसे किसी तरीके से प्रूव कर दो कि लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर। अगर कभी भी आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स किसी तरीके से लिख ले जाओ तो आप आराम से कह सकते हो कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। तो यार मैंने आपको बहुत सारे मेथड यहाँ पर देखो 3 मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं बेटा। आपके एग्जाम में जो भी स्ट्राइक कर जाए आप आराम से कर लेना। तो इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि हाउ टू प्रूव अ वेक्टर इज कोलिनियर और नॉट। उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है
कि आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर लो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। दूसरा तरीका यार उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दो। तीसरा तरीका है भैया कि अगर एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर लिख ले जाओ तो यार उसको आप आराम से कह सकते हो कि भैया ये वेक्टर कोलिनियर है, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Let A, B, C be three vectors such that mod of A is equal to 3, mod of B equal to 4 and mod of C is equals to 5। ठीक है यार, इसमें कह रहा है देखो आपको मॉड दे रखा है और क्या कह रहा है भैया, सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, देन द सम ऑफ ठीक है अदर, और हमें यार इसकी वैल्यू बतानी है, मॉड ऑफ A प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू बतानी है। तो यार सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में बस उसको लिखते जाओ। आपके सामने भैया क्वेश्चन खुद ब खुद निखर के आ जाएगा कि आखिरकार करना कैसे है। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है उसको लिख लेते हैं। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 लिखा भले हो, लेकिन अपने हाथ से लिखने में जो आपको समझदारी आती है ना लिखते लिखते, जो आपकी सोच में अंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है कि क्वेश्चन करना कैसे है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ द अदर टू, है ना। यार क्या कह रहा है कि अगर एक वेक्टर जैसे मान लो ए है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके, सम ऑफ अदर टू वेक्टर के। यार अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं भैया तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है यार, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ए डॉट बी प्लस सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यार दूसरा कंडीशन बी प्लस ए प्लस सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लिख सकते हो सी डॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। बताओ इसमें कोई शक, कोई भी शक अगर है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई डाउट हो अगर। तो यार जब भी अगर कभी भी ऐसा मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ या ए प्लस बी निकालना हो, ठीक है, अंदर या मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालना हो, तो हमेशा कोशिश करना कि यार इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यार बस इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यार यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ जाएगा। बताओ कोई डाउट यार इसमें? ठीक है, तो यहां से हमारे पास मॉड ए देखो गिवन है ना 3 स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा। बी स्क्वायर, बी कितना भैया, बी है 4 तो बी स्क्वायर 16 आ जाएगा, और सी कितना है 5 है तो ये 25 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स। अब ये वाली क्वांटिटी कहाँ से निकालोगे यार, ये वाली क्वांटिटी निकालने के लिए आप ये तीनों को ना जोड़ दो, ये तीनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा कि 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है यार, जब इनको ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर ए डॉट बी का 2 टर्म आएगा, एक तो ए डॉट बी यहाँ से, एक दूसरा बी डॉट ए यहाँ से। और आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट अगर ए डॉट बी लिखा है तो आप उसे बी डॉट ए भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप यार ये चीज़ क्लियर होगी। सिमिलरली यहाँ पर देखो बी डॉट सी का भी दो टर्म आएगा, एक तो यहाँ से आ जाएगा बी डॉट सी और दूसरा यार यहाँ से सी डॉट बी आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ोगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यार यहाँ से हमारे पास देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया यार, 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास ये वाला टर्म क्या आ गया भैया, 0 आ गया। बस यार इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, ये आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्टीमेटली मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा भैया, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यार ये यहाँ से मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 5 ऑफ रूट का 2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। कंसेप्ट बस इतना सा है कि जहां पर कभी भी आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो, ठीक है, या मॉड ऑफ ए प्लस बी निकालना हो, या मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालना हो, या मॉड ऑफ बी माइनस सी निकालना हो, अगर इस टाइप का कुछ भी निकालना है बस तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है कि उसका होल स्क्वायर कर देना। बाकी जो टर्म निकालना है उनको देख लेना कि ये निकल कहाँ से रहे, आराम से तुम्हारा काम बन जाएगा। बस तुम्हारा हिट पॉइंट ये होना चाहिए कि बस तुम्हें होल स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ बेटा आपको समझ आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 वेक्टर, आपको 3 वेक्टर है बेटा ए बी सी, सेटिस्फाई द कंडीशन दिस वन, मॉड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0
इवेलुएट द क्वांटिटी a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है और आपके सामने ये सारी वैल्यूज गिवन है। एक बार आप ध्यान से पढ़ो भैया इस क्वेश्चन को। जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ये जस्ट उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है। जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ये जस्ट उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसको हम कहीं से कैलकुलेट कर रहे थे और हम वैल्यू निकाल रहे थे इस वाले टर्म का, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का। इसमें क्या है, इसमें यार आपको ये वाली वैल्यू 0 गिवन है और निकालना क्या है, तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो आई होप यार आप इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पा रहे होगे खूब अच्छी तरीके से कि बस क्या करना है भैया, इसमें भी सेम वही काम करना है, डिट्टो वही काम करना है कि इसका होल स्क्वायर कर दो और जो वैल्यू निकालनी है आप आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन को छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं, लिख देता हूं यार, थोड़ा सा एक लाइन तो लिख देता हूं ताकि तुम्हारे पास छोड़ने का कोई एक्सक्यूज ही ना बचे। मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यार यहां पर अगर तुम मॉड नहीं भी लगाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर अगर तुम मॉड नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यार इसकी वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट 0 गिवन है। तो ये बताओ a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर को यार मॉड a स्क्वायर लिख ही सकते हो, b स्क्वायर को मॉड b स्क्वायर लिख ही सकते हो, c स्क्वायर को मॉड c स्क्वायर लिख ही सकते हो, प्लस 2 टाइम्स a डॉट b, ठीक है। कीप इन माइंड ये सारे के सारे वेक्टर हैं, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। यार ये चीज आ गया। अब आपके पास ये वाली वैल्यू भैया 0 गिवन है और मॉड a क्या गिवन है बताओ, मॉड a गिवन है 3, तो 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, मॉड v 4 है तो ये 16 आ जाएगा और मॉड c 2 है तो ये कितना आ जाएगा 4, प्लस 2 टाइम्स यार इसकी वैल्यू तुम्हें म्यू गिवन है। इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो तुम्हारे पास म्यू गिवन है, बस छोटा लिखने के लिए वहाँ पर म्यू लिख दिया है, ठीक है। तो यार यहाँ से आप आराम से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो भैया। कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ, c मॉड c कितना है 2 है ना, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, ठीक है, 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 9, ठीक है। तो यार ये 29 आ जाएगा, 29 प्लस 2 म्यू, ठीक है, एंड म्यू इज इक्वल्स टू -29/2। यार आप सभी लोगों से बेटा बहुत ही विनम्र अनुरोध है, आप सभी लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कैलकुलेशंस का जरूर क्रॉस चेक करें क्योंकि बेटा ये मैथ है, देखो है ना, जैसे आप सॉल्व करते हो ऐसे ही मैं भी सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने डायरेक्टली, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होना यार, गुणा भाग की गलती होना, ये एकदम जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स में। हाँ, आपको अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो वो चीज़ हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर 1 into 2 मिस्टेक है या 2 into 3 मिस्टेक है तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करना, और इनफैक्ट अगर जहाँ पर मिस्टेक हो आप उसको नीचे ज़रूर लिख देना ताकि हम उसको कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी पिन कर दें कि भाई ये चीज़ गलत है और इसे सही कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये बेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। विद द रेफरेंस टू द राइट हैंड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, आई जे तो यार हमेशा ही यूनिट वेक्टर होता है, तो ये सब लिखने का क्या मतलब था, है ना, नहीं भी लिखते कोई बात नहीं थी। यहाँ पर देखो आपके सामने यार एक अल्फा वेक्टर गिवन है भैया, अल्फा वेक्टर, ठीक है। अल्फा वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप और बीटा वेक्टर है बेटा यहाँ पर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा बीटा वेक्टर। अगला क्या कह रहा है कि आपको बीटा को बेटा बीटा 1 प्लस बीटा 2 के फॉर्म में लिखना है। ये जो आपको बीटा लिखा है ना, बस इसी को आपको क्या करना है बच्चा कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। ये चीज देखो यहाँ पर गिवन है कि आपको बीटा को किसके फॉर्म में लिखना है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 के फॉर्म में देखो एक्सप्रेस करना है। आगे कुछ कंडीशन गिवन है, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। ये बहुत अच्छी चीज दिया ना कि बीटा 2 क्या है, पैरेलल टू अल्फा है। तो यार बीटा 2 अगर पैरेलल टू अल्फा है तो तुरंत ही लिख लो कि लैम्डा टाइम्स अल्फा, क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के बेटा पैरेलल होते हैं तो आप उस वेक्टर को अगले का अल्फा टाइम्स लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ पे तुम बीटा क्रॉस अल्फा इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, बीटा 2 क्रॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है दूसरा कंडीशन, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये भी कह रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पर हमारे पास बीटा 2 क्या है, तुम मुझे बताओ। यार हमारे पास यहाँ पर देखो बीटा 2 कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते हैं बीटा 2 यार लिख लेते हैं क्या है, ठीक है। बीटा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा है ना, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 3i वेक्टर माइनस जे वेक्टर। यार हमारे पास ये आ गया बीटा,
हमारे पास भैया ये चीज आ गई बीटा, ठीक है। तो यार यहां से बताओ बीटा टू क्या आ जाएगा, लैम्डा को बस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा भैया 3 लैम्डा आई वेक्टर, ठीक है, माइनस लैम्डा जे वेक्टर, ये चीज आ जाएगा। यार आई होप ये चीज आपको दिख रही होगी बेटा कि बीटा टू क्या है, बीटा टू ये वाली चीज आ गई। अब क्या कह रहा है बताओ, अब क्या कह रहा है, वेयर बीटा वन इज पैरेलल टू अल्फा, है ना। ओ सॉरी यार, ये क्या है, ये बीटा वन है ना, क्योंकि बीटा वन पैरेलल टू अल्फा है। ये क्या होगा बेटा, ये बीटा वन होगा, ठीक है। यहां पर देखो क्या गिवन है कि बीटा वन पैरेलल है, तो इसको यार बीटा वन कर लो, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, आपके सामने बीटा वन आ गया, क्योंकि आपको क्या गिवन था कि बीटा वन जो है अल्फा के पैरेलल है, तो यहां पर बीटा वन होगा लैम्डा अल्फा के इक्वल, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो ये गिवन है कि बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। यार मुझे एक बात बताओ कि अब आपके पास बीटा वन आ गया है, अब बीटा टू कहां से निकालोगे। यार बीटा टू आप यहां से देखो डायरेक्टली निकाल सकते हो भैया कि बीटा टू क्या हो जाएगा बाबू, बीटा टू हो जाएगा बीटा माइनस बीटा वन। अब यहां पर आपके सामने देखो बीटा गिवन है इतना लंबा चौड़ा, क्या गिवन है बताओ, 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस का 3k वेक्टर, ठीक है, माइनस बीटा वन क्या गिवन है भैया, बीटा वन ये रहा, ठीक है, बीटा वन ये रहा 3 लैम्डा आई वेक्टर माइनस लैम्डा जे वेक्टर, ये हो गया आपका यार, ये हो गया आपका बीटा वन, ठीक है। अब आपका ये चीज जो है ये आपका बीटा टू आ गया, ठीक है। तो यार ये बीटा टू आराम से इसको लिख लो सिद्धत से, कैसे लिखोगे बताओ, 2 माइनस 3 अल्फा, सॉरी 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, और जे का क्या हो जाएगा भैया, इधर से 1 आ जाएगा और इधर से लैम्डा आ जाएगा, प्लस लैम्डा आएगा, ठीक है, 1 प्लस लैम्डा जे कैप, और यहां से यार क्या आ जाएगा माइनस 3k कैप। ये चीज तुम्हारा क्या आ जाएगा भैया, ये चीज तुम्हारा देखो बीटा टू आ गया। यार अब तुम्हारे सामने देखो एक कंडीशन और गिवन है क्वेश्चन में कि बीटा टू जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के, ठीक है। यार यहां पर आपके सामने देखो अल्फा गिवन है ना, और यार यहां पर आपके सामने देखो बीटा टू गिवन है। अब आपका काम क्या है भैया, आपका काम सिर्फ इतना सा है कि बीटा टू डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 कर दो। आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता होगा, क्योंकि बेटा मैंने आपको सिखा रखा है, बस सिर्फ कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन को 0 कर दोगे तो आपके पास यार लैम्डा की देखो वैल्यू आ जाएगी आराम से। यहां से क्या क्या लिख सकते हो बताओ, 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, माइनस 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यार यहां से अपने पास देखो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से भैया हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यार एक चीज बताओ, जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास देखो यहां से बीटा वन आ जाएगा, कैसे, यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, यहां से तुम्हारे पास बीटा वन आ जाएगा, और बीटा टू कहां से आएगा, यार यहां पर जब तुम लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास भैया बीटा टू आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो लैम्डा की वैल्यू डाल देना, यहां पर लैम्डा की वैल्यू डाल देना, तो यार तुम्हारे पास बीटा टू आ जाएगा। तो यहां से तुम आराम से बीटा वन प्लस बीटा टू के फॉर्म में बीटा को एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद बस आपका काम ये रहेगा कि बीटा इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू के फॉर्मेट में आराम से लिख सकते हो। बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कैसे कैसे क्या क्या किया, एक बार फिर से दोबारा देख लो कैसे कैसे क्या क्या किया भैया। यहां पर आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आई जे छोड़ दो, ठीक है, ये तो होते ही है यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पर भैया आपको अल्फा गिवन था और आपको बीटा गिवन था, और यहां पर आपको बीटा वेक्टर दे रखा था कि बीटा वन प्लस बीटा टू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और गिवन है कि भैया बीटा वन जो है वो अल्फा के पैरेलल है। यार अगर बीटा वन अल्फा के पैरेलल है तो आप बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, है ना, तो उनको एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हो ना। तो यार यहां पर देखो हमने लिख दिया। तो यहां दूसरा कंडीशन गिवन है कि बीटा टू परपेंडिकुलर है अल्फा का, तो यार यहां से हमने बीटा टू निकाल लिया, यहां से बीटा वन हमें आ गया, तो बीटा माइनस बीटा वन हमारे पास बीटा टू आ गया। दोबारा यहां पर बीटा टू अगर परपेंडिकुलर है अल्फा का तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, किसका, बीटा टू का अल्फा के साथ में। तो यार ये बीटा टू रहा
और ये वाला रहा अल्फा, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना तो बीटा 1 आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास बीटा 2 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ बेटा आपको क्लियर होगी बहुत अच्छी तरीके से। बताओ बच्चे, कोई डाउट अभी तक? यार तुम लोग इतने स्वीट हो ना कि मतलब अगर कोई भी डाउट आए तुरंत मेरे से पूछना, बिल्कुल कोई संकोच ही नहीं करना है बेटा डाउट्स पूछने में, ठीक है? आगे बढ़े, चलो ये रहा देखो तुम्हारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा क्या है? राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यार मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल में ही मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन का लिखना है ना, तो एक्स वाई प्लेन का कैसे लिख सकते हो यूनिट वेक्टर? आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, आई वेक्टर प्लस साइन थीटा जे वेक्टर। आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? तो यार यहां पर आपको देखो थीटा गिवन है 30 डिग्री, यहां पर भैया थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, तो बस यार कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू डाल देना तो आपके पास आराम से आ जाएगा जो भी वेक्टर आपको चाहिए होगा, ठीक है? और जो वेक्टर आएगा आप उसको चेक कर सकते हो कि वो यूनिट वेक्टर ही होगा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P और Q। यार ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये रहा P x1, y1, z1, ठीक है? और दूसरा पॉइंट है भैया Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ठीक है? ये यार Q के कोऑर्डिनेट है। अब क्या कह रहा है बताओ कि हमें स्केलर कंपोनेंट और उनका मैग्नीट्यूड बताना है। यार अगर ये पॉइंट के फॉर्म में लिखा है, क्या इसे वेक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते हो? भैया ऑब्वियस सी बात है यार, लिख सकते हो। किसी भी पॉइंट को वेक्टोरियल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है ना, प्लस z1 k कैप, ऐसे लिख सकते हो। यार इसको भी आराम से लिख देते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, इसको भी आराम से लिख दिया। अब बताना क्या है यार कि ये PQ वेक्टर बताना है, ठीक है? अब यार PQ वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ कि PQ हो जाएगा भैया Q वेक्टर माइनस का P वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? यही यार तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास PQ वेक्टर। PQ वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है, j कैप प्लस y3 माइनस y1 k कैप। ये चीज आ जाएगा यार भैया तुम्हारा PQ वेक्टर, ठीक है? तो यार इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे मुझे बताओ? यार यही क्या हो जाएंगे, इसके स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इनफैक्ट जब आप 3D पढ़ोगे आगे चल के तो आप डायरेक्टली इस चीज को करना सीख जाओगे कि जो अगर किसी भी लाइन ज्वाइनिंग का ये जो चीज होता है ना, इसे ही हम DRs कहते हैं यार, इसे ही हम क्या कहते हैं भैया? DRs। ये जो लिखे होते हैं ना, यही होते हैं DRs। आप चल के 3D में पढ़ोगे तो यार DRs किसी भी लाइन ज्वाइनिंग को निकालने का तरीका होता है, अगले वाले में से पिछले वाले को डायरेक्टली माइनस कर दो और वेक्टर में उसी चीज को आई कैप जे कैप के कैप लगा के मतलब लगा देते हैं। जब आप अगले टॉपिक 3D में जाओगे ना तो आप वहां पर इस चीज का बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीखोगे वहां पे कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो यार यहाँ से देखो PQ ये आ गया, तो आप यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मॉड PQ आराम से निकाल सकते हो कि नहीं? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है? बहुत ईजी सवाल है, आई होप आप इसको कर लोगे। बहुत ही बेसिक सा सवाल है क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, यार ये क्वेश्चन आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, है ना? ये इस टाइप का सवाल किसी भी, जैसे कोई भी कंपोनेंट अगर आपको ऐसे गिवन है, कोई भी वेक्टर है ना, ए वेक्टर, तो यार इसे अगर दो पार्ट में तुम तोड़ना चाहो तो कैसे तोड़ सकते हो? ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और इसका जो ये वाला वेक्टर हो जाता है ये हो जाता है ए साइन थीटा। यार जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होंगे आई होप वो लोग इस चीज़ को फिजिक्स में बहुत पढ़े होंगे, ठीक है? तो यार यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। पहली चीज तो आपको एक प्लेन में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग बेटा ये ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ होती है और नीचे की डायरेक्शन साउथ होती है, और ये वाली डायरेक्शन किधर होती है? ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है और ये वाली डायरेक्शन वेस्ट होती है। बताओ अभी तक कोई डाउट इसमें? बेटा आई होप नहीं होगा। क्या कह रही है, क्या कह रहा है देखो, कोई एक गर्ल है जो 4 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। मान लेते हैं ये ओरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट है ना,
ये यार देखो 4 किलोमीटर भैया ये वेस्ट की डायरेक्शन में गई, 4 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। और क्या कह रहा है, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ये लड़की समझ लो, ये गर्ल जो है बेटा यहां तक आ गई है, ठीक है। अब ये किधर जा रही है, ये तो इसका नॉर्थ का पोजीशन हो गया, ये तो यार इसका नॉर्थ का पोजीशन हो गया कि नहीं, मुझे बताओ, हो गया ना नॉर्थ का पोजीशन। अब क्या कह रहा है कि ये 30 डिग्री ईस्ट में जा रही है नॉर्थ के कंपैरिजन में। यार ये इधर जा रही है, समझ रहे हो, ये किधर जा रही है भैया, 30 डिग्री ईस्ट की डायरेक्शन में नॉर्थ से। नॉर्थ तो तुम्हारा ये रहा, नॉर्थ तो उस बच्ची का ये रहा, और वो किधर जा रही है, 30 डिग्री ईस्ट। देखो ईस्ट कौन सा है, ये वाला ईस्ट है। बताओ, इतनी बात क्लियर है। ये वाला क्या है भैया, ईस्ट है, ठीक है। ये वाला क्या है यार, ईस्ट है। अब तुम्हें बताना क्या है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। अब यार तुम्हें क्या बताना है, इस गर्ल का जो डिस्प्लेसमेंट है। तो यार यहाँ पर देखो, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा भैया वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये वाला इसका क्या हो जाएगा भैया, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। बताओ, इतनी बात एकदम क्लियर है, इतनी बात एकदम क्लियर है, ठीक है। बताओ, इतनी चीज एकदम क्लियर है, कोई डाउट अभी तक इसमें। एक कोई गर्ल है जो 4 किलोमीटर बेटा वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, और कितना जा रही है, और इधर कितना जा रही है, 30 डिग्री ईस्ट, है ना। वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन। अच्छा, ये कितना जा रही है, इधर 3 किलोमीटर जा रही है, इधर कितनी जा रही है भैया, 3 किलोमीटर इस साइड में, ठीक है। तो हमें यार ये रिजल्टेंट बताना है कि ये कितनी जाएगी फाइनली, ठीक है। तो यार ये रिजल्टेंट बताने के लिए क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला वेक्टर, ये वाला, ये क्या हो जाएगा भैया, -4i डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव x में जा रही है तो -4i डायरेक्शन में जा रही है। अब यार ये इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दो, ठीक है। अब ये देखो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इसका i कंपोनेंट कितना हो जाएगा भैया, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो यार अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला, यहां से ये कंपोनेंट आ जाएगा 3 cos 60 डिग्री, ठीक है, 3 cos 60 डिग्री i कैप, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार ये अगर इस इधर जाएगी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा, तो 3 cos 60 डिग्री i कैप। और इसका j वाला डायरेक्शन कितना हो जाएगा भैया, इसका j वाला डायरेक्शन हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री j कैप। बताओ, 3 sin 60 डिग्री j कैप। यार इस चीज को आप हमेशा फिजिक्स में पढ़ते होगे कि अगर कोई वेक्टर अगर ऐसा है तो उसका x कंपोनेंट क्या हो जाता है, a cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या हो जाता है भैया, a sin थीटा। आई होप बेटा इस चीज को आप बार बार पढ़ते होगे, ठीक है। तो यार अब आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं आपको इसको O मान लूं, ये B है और इसको B बोल देता, ठीक है। तो यार रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, OB वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर आ जाएगा, प्लस AB वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यार बस अब आप आराम से यहाँ से ये सारे कंपोनेंट्स को जैसे आप फिजिक्स में करते हो वैसे ही यहाँ पर रख के बस आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आपके सामने देखो OA वाला कंपोनेंट पता है कितना हो जाएगा, 3 cos 60 डिग्री i कैप -4i कैप, और J वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 3 sin 60 डिग्री हो जाएगा। बस इन दोनों का सम कर दोगे तो आपके पास ये OB वेक्टर आ जाएगा। बताओ, इसमें कोई डाउट है, आई होप बेटा नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल, एकदम फिजिक्स में आप डेली इस काम को करते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर को आप कैसे निकालते हो। तो आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलें आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देन क्या ये चीज सही है, ये चीज बताना है यार। कि आपके सामने देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करके तीसरा वेक्टर है। देन इज इट ट्रू, अगर इसका मॉड ले लो दोनों साइड, ठीक है, मॉड अगर ले लो तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, क्या ये सही होता है, ये चीज बताना है कि क्या ये सही होता है। यार तुम्हारा हिसाब से क्या होता है ये बताओ। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये यार कोई ट्रायंगल है, और मैं इसको बोल देता हूं कि दिस वन इज ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर सी वेक्टर है,
ठीक है। यहाँ पर यार देखो हमने क्या कहते हैं, हमने 3 वेक्टर ले लिए। तो यार आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी से जानते हो कि आप कोई भी जो सबसे बड़ी वाली साइड है ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा छोटी होती है किससे, ये हमेशा छोटी और इक्वल टू होता है किससे, बाकी दोनों की साइडों से, यही होता है। तो यार अगर इसमें दोनों साइड तुम अगर मॉड ले लोगे, है ना, मॉड अगर, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर ये चीज़ तो नहीं हो सकता भाई, यहाँ पर कि कभी भी ये चीज़ तो नहीं हो सकता यार। और मॉड ऑफ बी प्लस सी हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू किसके होता है भैया, मॉड ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी होता है। आप इस चीज़ को जानते होंगे कि मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, हमेशा लेस देन इसके इंडिविजुअल मॉड से, ठीक है। यार इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वही सेम चीज़ यार यहाँ पर भी है कि अगर आपके सामने देखो यहाँ पर 2b प्लस सी का मॉड है, तो आप उसे कैसे कर सकते हो, आराम से ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बस हमने क्या किया, b प्लस सी से देखो a छोटा है, तो b प्लस सी की जगह हमने क्या किया, उसकी बड़ी वाली वैल्यू डाल दी, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b जैसा। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c जैसा, ठीक है। तो यार यहाँ से हमें ये चीज़ नज़र आता है, तो भाई ये इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, मॉड ऑफ a क्या होगा, हमेशा लेस देन मॉड ऑफ b वेक्टर प्लस मॉड ऑफ c वेक्टर ही होगा, ठीक है। मॉड ऑफ b वेक्टर प्लस मॉड ऑफ c वेक्टर ही होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यार ट्रायंगल में हमेशा एक जो साइड होती है, ठीक है, ये हमेशा छोटी होती है। अगर तुम दोनों साइडों को जोड़ोगे तो उनके सम्स के हमेशा छोटी होती है, ठीक है। आई होप बेटा ये चीज़ क्लियर होगा। चलें आगे चलें। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसे सवाल 1 नंबर 2 नंबर में आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर है, आपको क्या कह रहा है बेटा कि ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है ये यूनिट वेक्टर है। तो यार कभी भी यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है ये हमेशा क्या होता है, हमेशा ही 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, आई जे के इज इक्वल टू 1। तो यार आप जानते हो कि मॉड ऑफ ए इंटू बी, आप यहाँ से मॉड हमेशा क्या कर सकते हो बाबू, अलग अलग कर सकते हो। तो यार बस ये मॉड अलग कर दो, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ आई वेक्टर जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, है ना, इज इक्वल्स टू 1। तो यार इसका कितना हो जाएगा मॉड बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यार यहाँ से मॉड एक्स कितना आ जाएगा भैया, 1 अपॉन रूट का 3। यहाँ पर मॉड एक्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इज ए यूनिट वेक्टर। तो यार यहाँ से आपकी वैल्यू जो आ गई, वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है यार, मॉड ऑफ एक्स, है ना। क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स क्या कभी वेक्टर हो सकता है, वैल्यू ऑफ एक्स कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यार वेक्टर तो एक ऐसी चीज होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है कि नहीं। और वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ स्केलर वाला कंपोनेंट होता है। वैल्यू हमेशा एक वैल्यू होती है, वो वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक स्केलर होता है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया, 1/√3। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। आपको 5 यूनिट के मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। यार तुम्हारे सामने देखो यहाँ पर ना 2 वेक्टर गिवन है, एक तो ए वेक्टर है, एक दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। ए वेक्टर है भैया आपकी स्क्रीन पर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और यार यहाँ पर बी वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। मैंने आपको बेटा क्या कहते हैं, जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हो आप, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर को उसी के मॉड से अगर डिवाइड कर देते हो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। और अब अगर कोई बोले कि तुम किसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताओ उसी डायरेक्शन में, तो यार मान लो कोई बोले कि तुम लैम्डा यूनिट का वेक्टर बताओ, तो बस इसी में क्या करो, यूनिट वेक्टर में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा। इसी में क्या करो भैया, लैम्डा यूनिट से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो तुम्हारे पास लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाएगा। यार एक चीज बताओ कि जैसे मान लो ना, यहाँ पर बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये वाला वेक्टर इतना बड़ा है, इसका एक अंश क्या होता है, इसका एक अंश को हम क्या कह देते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यार इसी यूनिट वेक्टर में तुम्हें जितने मैग्नीट्यूड का मन उतने मैग्नीट्यूड का निकाल लो,
कैसे, बस उतने से मल्टीप्लाई कर दो जितने मैग्नीट्यूड का निकालना हो, है कि नहीं। तो बस यार इसका रिजल्टेंट वेक्टर मुझे बताओ क्या आ जाएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हो, या तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी या पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी। तो अगर मैं इसे सी वेक्टर बोल दूं रिजल्टेंट वेक्टर को, तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यार यहाँ से सी वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, दोनों को ऐड कर दो, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, ठीक है, माइनस के वेक्टर, और यार यहाँ से बी वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस का k वेक्टर, ये आ जाएगा। तो यार बस अब इन दोनों को ऐड कर दो भैया, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा बताओ, 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के, और इधर से प्लस के, तो k का तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यार हमें क्या चाहिए, 5 यूनिट का चाहिए, तो यहाँ से क्या करोगे, c का यूनिट वेक्टर निकाल लो, 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर अपॉन इसी का मॉडुलस, इसका मॉड कितना हो जाएगा बताओ, √10 हो जाएगा कि नहीं, √10 हो जाएगा। अब तुम्हें कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, 5 मैग्नीट्यूड का, कितने मैग्नीट्यूड का, 5 मैग्नीट्यूड का। तो यार यहाँ से तुम आराम से इसमें बस सिर्फ इतना करना है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसी यूनिट वेक्टर में, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा भैया, तुम्हारे पास 5 मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया। आई होप बेटा इस पता है ये सब कंसेप्ट अगर आप पुराने लेक्चर्स देखोगे जो इसके पहले वाले हैं, मैंने बहुत डिटेल में बेटा कई बार बता रखा है। आज भी आपको ये यूनिट वेक्टर का मैंने कंसेप्ट रिवाइज ही करा दिया। क्या करते हो, सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर लो, जितने मैग्नीट्यूड का निकालना है बस उसको उसी में मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। समझ में आ रहा है, बताओ कोई डाउट। चलो अगला क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। यार बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। यहाँ पर देखो आपके सामने ए वेक्टर गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तुम्हें निकालना क्या है यार, यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल हो। यार बस तुम्हें इतना करना है कि 2a की जगह ये वाला वेक्टर पुट कर दो, i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, माइनस b की जगह यार ये वाला वेक्टर पुट कर दो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, इसको पुट कर दिया, और k और c की जगह ये चीज पुट कर दो, c वाला वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यार यहाँ से ये वाला वेक्टर देखो हमारे पास ये आ गया ना, यहाँ से ये आ गया। अब तुम्हें बताना क्या है, इसी का यार यूनिट वेक्टर बताना है। यार ये तो आई थिंक आप कर लोगे, ये तो आई थिंक आप कर लोगे। बस इसमें से क्या करोगे, इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख लो। यहाँ से 2i माइनस 2i प्लस 3i कितना आ जाएगा, 3i, ठीक है। और j वाला बताओ, इधर से प्लस 2j, यहाँ से प्लस j, ठीक है, 3j हो गया, और इधर से कितना हो जाएगा माइनस 6j, है ना। तो यहाँ से माइनस 6j हो गया, यहाँ से k वाला कितना हो जाएगा 2k, और इधर से माइनस 3k, और इधर से कितना हो जाएगा 3k, तो इधर से कितना आ जाएगा भैया प्लस 4k आ जाएगा, ठीक है। एक बार को यार कैलकुलेशन देखना, 2k और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 3k, है ना, 2k प्लस 3k 5k, और 5 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2k आ जाएगा। तो यार एक बार को बस तुम्हारा काम सिर्फ भैया कैलकुलेशन देखना है। देखो यहाँ से आ जाएगा 2k और इधर से आ जाएगा 3k, ओवरऑल 5k, 5 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 2k, ये चीज आ जाएगा। बस यार अब तुम्हें इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आराम से कर सकते हो, 3i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर अपॉन इसी का जो अंडर रूट होगा, ठीक है। आई होप बेटा आप कर लोगे, बहुत ईजी सवाल है। कभी भी ऐसे सवाल आए कभी भी उन्हें छोड़ना मत, ये सब बोनस के सवाल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 7वां सवाल क्या गिवन है, देखो, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। यार मैंने इस सवाल को आपको करा रखा है, जब मैं आपको कोलिनियरिटी पढ़ा रहा था बेटा, तो मैंने इतनी बार आपको बता रखा है कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, है ना। क्या बताना है कि यार ये वाले वेक्टर ये वाला कोलिनियर है, तो बस सिर्फ इतना सा काम करो कि इनको ना एक लाइन में लिख लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर को लाइन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना आ ही गया होगा। बी वेक्टर को कैसे लिखोगे, 5i कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, j 0 है। सी वेक्टर को कैसे लिखोगे भैया, 11i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, आप इसे ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब यार तुम्हें पहला चीज क्या बताना है कि ये बताओ कि ये सारे के सारे कोलिनियर हैं। यार अब तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे ही कर लो,
क्योंकि अब मैं तुम्हें कोलिनियर नहीं बताऊंगा कि एक वेक्टर को कोलिनियर कैसे प्रूव किया जाता है, क्योंकि बेटा मैंने आपको 3 मेथड बता रखा है। या तो डिस्टेंस फार्मूला से कर लो, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, बी सी का निकाल लो, ए सी का निकाल लो, देख लो कि क्या ये इक्वल आ रहा है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर इक्वल आ रहा है तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि हाँ ये चीज कोलिनियर है। ठीक है, मैं इसके अगले पॉइंट पे चलता हूं कि फाइंड द रेशियो इन विच वी डिवाइड्स ए सी। तो यार रेशियो निकालने का भी फंडा मैंने आपको वेक्टर में बता रखा है कि रेशियो कैसे निकालते हो भैया। जैसे आप स्ट्रेट लाइन में 3D में करते हो, सेम वही काम इसमें भी करना है। तो यार रेशियो निकालने के लिए इसे λ/1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे क्या मान लिया भैया कि ये λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। उसके बाद आप क्या करते हो, इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो। पहला काम λ/1 रेशियो में मान लिया, दूसरा काम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करो और बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे भैया तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू दिस वन, ठीक है, लैम्डा इंटू 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, प्लस 1 टाइम प्लस 1 इंटू i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, ये चीज आ जाएगा अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहां से यार देखो हमारे पास b का जो कोऑर्डिनेट आ गया भैया वो ये चीज आ गया। अब यहां से सिर्फ आपको इतना करना है कि i वाले सारे एक साथ ले लो, j वाले एक साथ ले लो, k वाले एक साथ ले लो और इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ में कंपैरिजन कर दो। तो यार यहां से देखो b क्या आ जाएगा, i वाला सारा एक साथ में ले रहा हूं, देखो i वेक्टर यहां से 11 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा प्लस, यहां से क्या आ जाएगा भैया प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, और j वाले एक साथ ले लो, यहां से क्या आ जाएगा बताओ 3 लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा इधर से, और k वाले यार एक साथ ले लो, k वाला इधर से क्या आ जाएगा भैया 7 लैम्डा और इधर से आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है, अपॉन लैम्डा प्लस 1 तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है यार, बस ये चीज आ गई। देखो यहां से बस तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है कि तुम्हारे पास बस इसी को इक्वल कर दो, किसके, 5i कैप माइनस 2k कैप के, बस इसी को इक्वल कर दो यार, तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर यार भैया आराम से देख सकते हो कि यार यहां पर देखो j वाला कंपोनेंट 0 है, बस उसी का ही कंपैरिजन कर दोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। तो यार इधर देखो j इक्वल टू 0 है ना, और उधर j इक्वल टू कितना है बाबू, उधर है 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो यार यहां से देखो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा यार। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और यही लैम्डा क्या होता है भैया, m/n होता है। लैम्डा क्या होता है यार, m/n होता है। तो सवाल करते समय इसको स्टार्टिंग में जरूर लिख लेना कि लेट अस टेक द रेशियो इज m/n, दैट मीन्स कि लैम्डा इज टू 1, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू m/n होता है। ठीक है, तो यार आई होप ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको ये कोलिनियर कैसे प्रूव करना है ये चीज मैंने आपको नहीं बताया है बेटा, क्योंकि आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं। ठीक है, आप आराम से कर लेना उसको, और अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना यार, फिर बता देंगे दोबारा, है ना, हमारा तो काम ही ये बताना। मैंने ये बताया बेटा कि अगर आपको ये पता करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है तो बस सिर्फ इतना सा काम करना कि λ/1 मान लेना, आराम से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना, दोनों साइड का कंपैरिजन कर देना, आपके पास लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बताना है, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स p एंड q, हुज पोजीशन वेक्टर बेटा ये गिवन है, आर एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 1:2, शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। यार बहुत इजी सवाल है, ये भी देखो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है भैया, आई होप कर लोगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास देखो 2 पॉइंट है, एक ये रहा P, है ना, और एक ये रहा Q और एक ये रहा R। ठीक है, क्या कह रहा है यार, P का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आपको गिवन है 2a + b, और R का और Q का गिवन है भैया a-3b वेक्टर। ठीक है, a-3b वेक्टर। क्या कह रहा है कि R जो है 1:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, R जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 रेशियो में। ठीक है, 1:2 रेशियो, मैंने 2 यहीं पर लिख दिया। ठीक है, 1:2 रेशियो में, बस यार आराम से आप कर सकते हो, 1:2 रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना एक्सटर्नल डिवीजन का। आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना भैया, जो होता है क्या होता है बताओ, m a2
माइनस एन ए वन अपॉन एम माइनस एन, ये चीज़ होता है माइनस वाला एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला, ठीक है। बस यार ये चीज़ आप अप्लाई कर देना, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। बाद में ये चीज़ प्रूव करना है कि पी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, आर क्यू का। बस ये चीज़ निकाल लेना, जो भी आपके पास आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इससे जो भी आपके पास आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो बस इतना सा चेक कर लेना कि आर क्यू का जो मिड पॉइंट है वो पी आ जाएगा, समझ रहे हो। ये जो आर क्यू का जो मिड पॉइंट आएगा वो ये पी ही आ जाएगा। तो यार आप आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। आगे चलते हैं। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको गिवन है बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। यार बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, इसको भी मैं आपको सिर्फ मेथड रिकॉल करा रहा हूँ। देखो यार आपको पैरेललोग्राम गिवन है भैया, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड गिवन है, ठीक है। एक साइड तो है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, एक साइड तो ये है, और दूसरी साइड है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। यार आपको पैरेललोग्राम का दो साइड गिवन है और आपको कह रहा है कि डायगोनल का वो बताओ, यूनिट वेक्टर बताना है ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो यार इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल दूं और इसको मैं बी वेक्टर बोल दूं, तो यार इसका डायगोनल आप बता सकते हो ना कि डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इस डायगोनल क्या होता है किसी वेक्टर का, पैरेललोग्राम में इसका रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर, ठीक है। तो यार आर वेक्टर आराम से यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। बस तुम्हें यूनिट वेक्टर बताना है यार, तो यूनिट वेक्टर में क्या करना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस इसी के मॉड से अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बेटा बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद क्या करना है यार, इसका एरिया बताना है। और एरिया मुझे बताओ कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम का यार एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जो दोनों एडजेसेंट साइड हैं उनका, उन वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे तो आपके सामने वो एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। बताओ, आई होप ये चीज बेटा आपको क्लियर होगी, ठीक है। आगे चले, चलो इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस एंड कहां कहां से दे रहा है, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर 1/√3, ठीक है। क्या कह रहा है यार, ये भी बहुत आसान सा सवाल है कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। यार ये क्या गिवन है आपको, ये गिवन है बेसिकली आपको डीसीज, ठीक है। ये क्या गिवन है भैया आपको, ये गिवन है यार डीसीज। आप जानते हो कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ठीक है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, अगर बेटा हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D का, ठीक है, 3D का हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यार इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओ एक्स का डी आर्स कितना होता है भैया, डी आर्स ऑफ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, इसका डी आर्स क्या हो जाता है यार, इक्वल हो जाता है किसके, 1 1 1 के। आप इस चीज को जानते हो, 3D में पढ़ा होगा आई थिंक 11th में, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो डी आर्स होता है यार वो क्या हो जाता है भैया, 1 1 1। और जो डीसीज होता है इसका, डीसीज ये क्या होता है, 1 अपॉन ये तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1/√3। फिर 1 अपॉन इसका भी √3 आ जाएगा, 1 अपॉन √3 इसका भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर किसी का डी आर्स बेटा अगर ए बी सी है, ठीक है, और इसका डीसीज आप कैसे लिखते हो, इसका डीसीज आप लिखते हो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे करके आप यार इसका डीसीज लिख देते हो, ठीक है। तो यार जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं इनके डी आर्स क्या होते हैं भैया, 1 1 1 होते हैं, तो इसका डीसीज आप आराम से लिख सकते हो 1/√3 1/√3 1/√3। बताओ कोई डाउट, आई हो बेटा नहीं होगा। आगे चले, चलो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लेट ए वेक्टर यहाँ पर गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। निकालना क्या है भैया, डी वेक्टर निकालना है यार, डी वेक्टर निकालना है। तो यार बस आराम से डी वेक्टर को मान लो,
डी वेक्टर इज इक्वल्स टू D1 I कैप प्लस D2 J कैप, ठीक है, प्लस D3 K कैप। हमने यार डी वेक्टर को मान लिया भैया, अब निकालना क्या है, ये क्या दे रहा है, डी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, है ना, तो यार डी डॉट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास अच्छा डी परपेंडिकुलर है ए के और बी के दोनों के, तो यार यहाँ से डी डॉट बी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तीसरी कंडीशन क्या गिवन है भैया, सी डॉट डी 0 है, तो यार इसको सी डॉट डी 0 नहीं है 15 है। तो यार ये देखो तुम्हारे सामने ये 3 कंडीशन गिवन है, तुम्हारे सामने भैया ये 3 कंडीशन गिवन है यार। इन तीनों कंडीशन से आपके पास 3 इक्वेशन आएगी और इन्हें सॉल्व करके आप D1 D2 D3 आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहला डी डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो यार डी देखो आपके सामने ये रहा डी वेक्टर और ए वेक्टर ये रहा, ठीक है ये। तो यार अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो डायरेक्टली कैसे लिखोगे, D1 इंटू 1 मतलब D1 प्लस D2 इंटू 4 प्लस 4 D2, ठीक है, प्लस D3 इंटू 2 D3 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन यहाँ से आ गई यार। यहाँ से बताओ D इंटू बी वेक्टर 0, तो D1 इंटू 2, ठीक है, 2D1 प्लस D2 माइनस 2D2 और प्लस 7D3 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। और यार इसका सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे और 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, 2D1 माइनस D2, ठीक है, प्लस 4D3 इज इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर यार आप देखो 3 इक्वेशन है, आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है भैया, D1 D2 और D3 निकालना है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको D1 D2 D3 निकालना है। बस उसी को क्या करोगे भैया, इसमें पुट कर देना, बस यही तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा। आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। अगर वेक्टर समझ में आ गया होगा तो अब समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। चलो 13 नंबर, a scalar product of a vector I vector j vector k vector which is a unit vector along the sum of the vector। यार ये तो कर चुके हैं हम, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये तो कर चुके हैं यार। क्या दे रहा है, कोई स्केलर प्रोडक्ट है किसका, इस वाले वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, है ना। ये वेक्टर अगर मान लो ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर अगर मान लो कि ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो यार तुम्हें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, पहला काम। उसके बाद उसको इसके साथ में स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बस आप आराम से निकाल सकते हो। देखो क्या कह रहा है, दोबारा सवाल पढ़ो, दोबारा सवाल पढ़ो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द दिस वेक्टर, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो यार a प्लस बी, है ना, इस सम ऑफ द वेक्टर क्या आ जाएगा भैया, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4 प्लस, ठीक है, प्लस 4 प्लस 2, है ना, 6 जे कैप आ जाएगा। बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, 6 जे कैप आ जाएगा, प्लस 6 जे कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के कैप आ जाएगा। यार a प्लस बी वेक्टर ये आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा मुझे बताओ, यूनिट वेक्टर a प्लस बी का यूनिट वेक्टर ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी वेक्टर, है ना, अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर, है ना। और क्या कह रहा है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में क्या है, इसका स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में क्या भैया, 1 है। ये चीज समझ आ रहा है। अब इसमें क्या करो, यहां से देखो तुम्हारे पास a प्लस वी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा भैया, a प्लस वी वेक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास, a प्लस वी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना, i प्लस जे प्लस के, ठीक है, इसमें जब a प्लस बी का यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यार बस इसको जब 1 के बराबर कर दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से सीधा का सीधा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सीधा सीधा तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी यार, यहाँ पर देखो a प्लस बी वेक्टर तो ये रहा, ये भी लैम्डा के टर्म में आएगा और नीचे भी मैग्नीट्यूड लैम्डा के टर्म में आएगा। जब इनका तुम डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, है ना, तो यहाँ पर भी लैम्डा का ही टर्म बचेगा और इक्वल टू 1 कर दोगे तो आराम से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। बताओ कोई डाउट, आई होप बेटा ये चीज क्लियर होगा। चलो ये क्वेश्चन आ जाओ, ए बी सी इफ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ये तीन के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं
of equal magnitude show that the vector c dot b is equal to 15 is equally inclined to a b and c vector। ठीक है यार, यहाँ पर देखो क्या गिवन है, a प्लस बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, मतलब a डॉट बी जीरो है, b डॉट सी जीरो है और c डॉट a क्या है भैया, जीरो है। जैसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिख दे तो ये चीज जीरो है। और इसके अलावा कह रहा है भैया कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब मॉड a इज इक्वल टू मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ c, ये चीज गिवन है। शो दैट द वेक्टर c डॉट b इज इक्वल टू 15, शो दैट द वेक्टर c डॉट b इज इक्वल टू 15 इज इक्वली इंक्लाइंड टू a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। बताओ ये चीज एकदम क्लियर है, ये चीज एकदम क्लियर है। बस यार तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि आराम से क्या करो, एक बार c डॉट b का डॉट प्रोडक्ट ले लो a के साथ में, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, एक बार इसके साथ में ले लो cos थीटा इज इक्वल टू c डॉट b, ठीक है, ये वाला वेक्टर इंटू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ c डॉट b इंटू मॉड ऑफ a। और यार आपको मॉड ऑफ a क्या गिवन है भैया, ये इक्वल है इसके, तो यहां से आप cos थीटा निकालो, ठीक है, और यार उसके बाद cos थीटा 2 निकालो। ऐसे ही सिमिलरली cos थीटा 2 किसके साथ, यहाँ पर b वेक्टर के साथ। ऐसे ही आप cos थीटा 3 निकालो किसके साथ, यार यहाँ पर c वेक्टर के साथ, ठीक है। तो जब आप इसको निकालोगे और उसके बाद चेक करो कि थीटा क्या आ रहा है, उसके बाद चेक करो थीटा 1, थीटा 2 क्या थीटा 3 के बराबर आ रहा है। अगर यार ये बराबर आएगा तो आप आराम से कह सकते हो कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। जो भी यार क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है देखो पहले लिख लिया, ये भी लिख लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया कि c डॉट बी वेक्टर 15 है, ये इक्वली इंक्लाइंड है किसके साथ, a b और c वेक्टर के साथ। तो यार कभी भी अगर इंक्लिनेशन वगैरह निकालना है तो हमेशा यूज करो cos थीटा का। सबसे पहले यहाँ पर देखो इस वेक्टर का मैंने a वेक्टर के साथ में थीटा 1 निकाल लिया, उसके बाद इस वेक्टर का मैंने b वेक्टर के साथ थीटा 2 निकाल लेंगे, इसी वेक्टर का c वेक्टर के साथ में थीटा 3 निकाल लेंगे, और उसके बाद अगर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 अगर इक्वल आ जाएगा तो क्या बोल दोगे कि ये इक्वल इंक्लाइंड है, अदरवाइज नहीं है। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो यार निकाल के मुझे इसका बताना कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगले सवाल पे आ जाओ। प्रूव दैट ये वेक्टर a प्लस वी वेक्टर एंड a प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ a b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यार ये बहुत आराम से तुम कर सकते हो। ठीक है, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर, यार बहुत ज़्यादा आराम से कर सकते हो। ये बेसिकली क्या लिखा है बताओ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। वैसे मुझे इसको करना ही नहीं चाहिए, है ना, ये क्या हो जाएगा आराम से बताओ, a डॉट a है ना, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, ये आ जाएगा। तो यार a डॉट a क्या हो जाएगा, मॉड a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b आ जाएगा प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर बताओ ये मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर a और b यार एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, अगर a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, है ना, इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, तो यार a डॉट b 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यार यहाँ से आराम से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर। बहुत ही लल्लू सवाल था, यही प्रूव करना था कि ये यार इसके इक्वल होगा ये वाली वैल्यू, कब, जब a और b परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, क्योंकि a b परपेंडिकुलर होंगे तो a डॉट b 0 आ जाएगा। चलो ये वाले सवाल पे आ जाओ। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a डॉट b देन a डॉट b पॉजिटिव है, देन 1 एंड ओनली 1। यार ये भी बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। थीटा क्या कर रहा है भैया, थीटा एंगल है किसके वेक्टर में, किन किन वेक्टर के बीच में, a और b के बीच में। देखो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, ये चीज होता है, cos थीटा यही होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है, देन a डॉट b पॉजिटिव है, a डॉट b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देखो a डॉट b क्या है भैया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये ऐसा है, डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इधर लिखा गया है। ठीक है, तो उसे सही कर लेना, a डॉट बी कितना है भैया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो यार ये मुझे बताओ कि अगर ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ये ऊपर वाली,
ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। नीचे ये देखो मॉड लगा है, मॉड तो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यार यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा भैया, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं। कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं। और यार ये जो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हो कि जो थीटा है, कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पर होता है, कॉस थीटा यार पॉजिटिव होता है जब थीटा 0 से पाई/2 के बीच में होता है। कॉस थीटा कहाँ पर पॉजिटिव होता है यार, जब ये 0 से पाई/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर यार ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। आराम से समझ आ गया होगा आई होप। तो बेटा अच्छा, इसके बाद कितने क्वेश्चन है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है ना, 3-4 सवाल और है। चलो जल्दी जल्दी से कर लेता है, इसको भी खत्म करता है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ, ठीक है। यार इसको भी तुम आराम से कर सकते हो, बहुत ही हलवा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी क्या है, 2 यूनिट वेक्टर है। तुरंत लिखो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और थीटा क्या है बेटा, थीटा एंगल है किसके बीच में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, देन ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये 1 होगा कब, इसमें से बताना है कि ये कब होगा, ये कब होगा। तो यार बस इतना काम कर दो, मैंने क्या बोला है कि भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बस क्या करो, मॉड जब भी ऐसे सवाल आए भैया, इनके मॉड का स्क्वायर कर दो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी कर दो, ठीक है। बताओ कोई डाउट। तो यार मॉड ऑफ ए प्लस बी 1 है, मॉड और मॉड ऑफ ए कितना भैया 1 है और मॉड ऑफ बी कितना है 1 है, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। तो यार यहाँ से हमारे पास बताओ ए डॉट बी कितना आ गया यार, यहाँ से हमारे पास ए डॉट बी आ गया -½ आ गया। देखो नहीं -½ हाँ, 1 से 1 कट जाएगा और ए डॉट बी यार कितना आ गया, -½ आ गया, ठीक है। तो यार इसके बीच में आपको एंगल बताना है, तो एंगल क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो यार यहाँ से मुझे बताओ कि क्या आ जाएगा, यहाँ से बताओ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -½ अपॉन 1। तो यार कॉस थीटा कितना आ जाएगा भैया, कॉस थीटा आ जाएगा -½ और थीटा कितना आ जाएगा मुझे बताओ। अगर यार कॉस थीटा -½ है ना 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2π/3। थीटा कितना आ जाएगा भैया 2π/3, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। और थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा भैया 2π/3। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आगे चले, चलो ये देखो द वैल्यू ऑफ आई डॉट, ये तो यार आप खुद करोगे, ये तो बेटा आप खुद करोगे, ठीक है। जे क्रॉस के बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, जे डॉट आई क्रॉस के, ठीक है, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। बस मेरी इतनी सी बात याद रखना, जो मैंने आपको साइक्लिक ऑर्डर बता रखा है, जो मैंने आपको साइक्लिक ऑर्डर बता रखा है, बस इतना बात ध्यान रखना कि अगर ये आई है और ये जे है और ये के है, जब इसको क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो हमेशा पॉजिटिव लेना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। और जे क्रॉस के, देखो ये साइकिल में लो, जे क्रॉस के इसका अगला वाला आई क्रॉस जे के हो जाएगा जे, उसके बाद आई जे के हो जाएगा, फिर जे के आई हो जाएगा, है ना, फिर के और आई, के क्रॉस आई, ये हो जाएगा जे, ठीक है। और यार जब यही तुम एंटी क्लॉकवाइज में लोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा बस इतना सा रिकॉल करा रहा हूँ मैं, और बाकी सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करके देख लेना कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल भैया थीटा है, और ए डॉट बी जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है, देन थीटा इज इक्वल टू, है ना। यार बात इतनी है देखो कि ए डॉट बी है ना किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो यार बस लिख लो, मॉड ऑफ ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होगा, लिख लो। अब यार ये दोनों इक्वल हैं,
तो अगर ये दोनों इक्वल हैं भैया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा लिख सकते हो। तो यार यहाँ से मॉड ऑफ मॉड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो यार जो भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या इक्वेशन पढ़े हो, आप सभी लोग यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, π/4 आ जाएगी। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, π/4। और अगर यहाँ से डायरेक्ट देख के समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही सोच लो कि cos π/4 1/√2 sin π/4 1/√2, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो थीटा π/4 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही लल्लू सवाल था, है ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज आपका वेक्टर पूरी तरीके से बेटा एनसीईआरटी बाइंड अप हो चुका है, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एनसीईआरटी के जितने भी एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट हमने बहुत ही इन डेप्थ सीखा है। तो दोस्तों बेटा आप सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ये पूरे के पूरे लेक्चर को अटेंड जरूर कीजिए। वेक्टर के टोटल 8 लेक्चर हो चुके हैं, 8 लेक्चर्स। ठीक है, तो आप सभी लोग ये लेक्चर अटेंड कीजिए। जिन भी बच्चों को वेक्टर्स में डाउट है, आप सभी लोग स्टार्टिंग टू लेकर एंड कीजिए, एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।